एक बार एक लड़का भागता हुआ और घबराया हुआ अपने दादाजी के पास आता है और कहता है, दादाजी दादाजी देखो, वहाँ क्या हो रहा है। बताओ बताओ क्या हो रहा है दादाजी। एक बहुत बड़ा सुंदर सा लड़का अपने पूरे गले पर बहुत बड़ी नागिन लिपटाए हुआ है और बार बार यही कहता जा रहा है, हाय मेरी नागिन, हाय मेरी नागिन। इसका क्या मतलब हुआ। तब दादाजी कहते हैं, ओ बेटा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। दादाजी उसे अपनी गोद में बिठाते हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, इस बात के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तब पोता कहता है, दादाजी सुनाओ। और तो दादाजी कहते हैं, एक बार पूर्णिमा की रात में एक नाग नागिन नाच रहे थे और अपनी प्रेम लीला में मगन थे। तभी उन्हें किसी की सिसकियों की आवाज़ आती है। तब वे उस आवाज़ की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कोई बहुत ही सुंदर औरत बहुत दुखी होकर रो रही है। तभी वे वहां जाकर देखते हैं तो उस औरत से रोने का कारण पूछते हैं। तब वह औरत कहती है कि मैं उस देश की रानी हूँ और मेरे विवाह को 12 बरस हो चुके हैं, परंतु मेरी कोई संतान नहीं हो रही। इस कारण मेरा राजा बहुत ही दुखी और चिंतित रहता है। अब वह बिस्तर पर आ गया है। अब उसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता। वह बीमार रहने लगा और वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। उसकी मृत्यु होने से पहले मैं अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने महाराजा के बिना नहीं जी सकती। और यह कहकर वह फफक फफक कर रोने लगी। फिर से वह मरने की कोशिश करने लगती है। फिर तभी नागिन आगे बढ़ती है और कहती है कि हम इच्छाधारी नाग नागिन हैं और रानी साहिबा, आप इस तरह न मरो, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तब रानी कहती है कि तुम दोनों मेरी मदद किस प्रकार करोगे। तब नाग कहता है कि हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं और आज की रात हमारी मिलन की रात है। हम अपनी मस्ती में झूम रहे थे, लेकिन हम दोनों से आपका यह दुख नहीं देखा गया और हम आपके पास आ गए। अब आप बिल्कुल भी दुखी मत होना। हम इच्छाधारी नाग नागिन हैं और हम आपका सब कुछ ठीक कर देंगे। तब रानी बोलती है, लेकिन यह कैसे होगा। तब नाग बोलता है कि आप राजा को जाकर अपनी गर्भवती होने की झूठी बात कहना और 9 महीने तक आपको राजा को विश्वास दिलाना होगा कि आप गर्भवती हो और इससे राजा का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। रानी ने यही किया। दोस्तों कहते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आपके एक झूठ से किसी का भला हो जाता है तो वह 100 सच के बराबर है। लेकिन अगर आपके एक झूठ से किसी भी इंसान का बुरा हो जाता है या उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो उससे बड़ा पाप भी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रानी ने वैसा ही किया जैसा नाग ने कहा था। वह राजमहल में गई और उसने राजा को अपनी गर्भवती होने की झूठी बात बताई। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और वह बिस्तर से उठ जाता है। बहुत जल्दी ही राजा 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजा स्वस्थ होकर अपनी प्रजा को संभालने लगता है और वह प्रजा में ज़्यादा दान पुण्य करने लग जाता है ताकि प्रजा की दुआओं का असर उसके होने वाले बच्चे पे पड़े और वह सही सलामत पैदा हो जाए। ऐसा करते करते राजा बिल्कुल ठीक हो जाता है और राज्य में फिर से खुशियों की लहर दौड़ आती है। रानी भी अपना पूरा ध्यान रखती है और राजा को यह बिल्कुल भी आभास भी नहीं होने देती कि रानी झूठ बोल रही है। वह हर तरीके से अपने काम में सफल हो जाती है। इस तरह 9 महीने बीत जाते हैं और एक दिन आखिर में वह दिन भी आ ही जाता है जिसका इंतजार राजा और रानी दोनों को होता है। 9 महीने बीत जाने के बाद इच्छाधारी नाग एक छोटे से शिशु के रूप में रानी की राजमहल में प्रवेश करता है और रानी के पास जाकर सो जाता है। एक छोटे बच्चे की तरह राजा और रानी उसे छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं और पूरी नगरी में बहुत ही दान पुण्य करते हैं ताकि बच्चा स्वस्थ और सुंदर रहे। खुशियों की लहर दौड़ने लग जाती है। ऐसा करते करते राजा और रानी अपना ही बच्चा समझकर उसे बहुत प्यार करते हैं और राजमहल की सारी शिक्षाएं विद्याएं भी सिखाते हैं।
सारे युद्ध के नियम उसको सिखाए जाते हैं। बच्चा भी वहाँ रहकर बहुत ही खुश रहता है और बहुत सुंदर नौजवान बन जाता है। उसे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि वह एक इच्छाधारी नाग है। मैं यहाँ पर क्यों हूँ? वह अपने माता पिता को दिल से प्यार करने लग जाता है तथा अपनी नागिन को भी कभी नहीं भूल पाता। वह बीच बीच में अपनी नागिन से मिलने भी जाता है। इस तरह और वह अपनी नागिन से बहुत प्यार करता है। नागिन भी अपने नाग को अपने पास देखकर बहुत खुश होती है। यह सिलसिला बहुत टाइम तक चलता रहा। धीरे धीरे नाग 12 बरस का हो जाता है और वह अपनी नागिन से मौका मिलते ही मिलने चला जाता है। इधर वह राजमहल में भी अपने सारे फ़र्ज निभाता है, यानी कि एक खुशहाल ज़िंदगी जीता है। अपने माँ बाप से प्यार करता है। जब 12 बरस का राजकुमार होते ही उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, लेकिन नागिन को अपने नाग पर पूरा भरोसा होता है और बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। तब एक दिन नाग बहुत उदास होकर अपनी नागिन के पास आता है और कहता है, नागिन, अब मैं तेरे पास वापस आ रहा हूँ। अब वो मेरी शादी की बात कर रहे हैं। नागिन कहती है कि आप व्यर्थ में चिंता ना करो, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपने विवाहिता राजकुमारी को सब कुछ बता देना, जिससे वह आपकी मजबूरी और आपके अच्छे काम को समझेगी और वह आपका साथ देगी। परंतु तुम राजा को यह बात पता मत लगने देना। राजकुमारी अपने आप सब बातें संभाल लेगी, लेकिन अगर राजा को यह बातें पता चल गई फिर से उसे गहरा सदमा लगेगा। हो सकता है अब की बार उनकी मौत हो जाए और वह राजकुमारी को भी दोषी समझेंगे कि इसने इतना बड़ा राज मेरे से छुपा कर रखा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कम से कम हमारे एक झूठ से एक पूरा राज्य बचा हुआ है और एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। हो सकता है कि अब की बार राजा यह सदमा बर्दाश्त ना कर सके। एक बसा बसाया राजा उजड़ जाएगा। नाग को नागिन की सारी बातें बहुत अच्छी लगी और वह नागिन को वादा करता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अभी 1-2 दिन शादी का मुहूर्त है तो मैं ज़्यादा व्यस्त हो जाऊँगा, शायद मिलने ना आ सकूँ, परंतु तुम मेरा इंतज़ार करती रहना। इस प्रकार नाग नागिन से प्यार करके चला जाता है और वहाँ पर उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से हो जाती है। सारे राजमहल में फिर से खुशियों की लहर दौड़ आती है। नाग और राजकुमारी बहुत ही खुश नजर आते हैं। उन दोनों की शादी से राजा और भी खुश होता है और अपनी प्रजा का ज़्यादा ध्यान देने लगता है। जिस दिन उनकी शादी होती है उस दिन बातों बातों में ज़्यादा व्यस्त के कारण नाग अपनी नागिन से मिलने नहीं जाता है। उधर नागिन पल पल अपने नाग का इंतजार करती है। इस तरह पहला दिन बीत जाता है, नाग नागिन के पास नहीं जाता। फिर दूसरा दिन भी बीत जाता है, तीसरा दिन भी, और नागिन नाग के लिए तड़प रही होती है। वह पल पल अपने नाग का इंतजार करती है। इस तरह चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और ऐसे करते करते पूरे 10 दिन बीत जाते हैं। नाग अपनी नागिन से मिलने जाना चाहता है, लेकिन राजकुमारी किसी तरह भी उसे नहीं जाने देती है। नाग भी राजमहल की परिस्थितियों को देखकर नहीं जा पाता। इस तरह नागिन के मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं कि नाग मुझे धोखा दे रहा है और वह मुझे छोड़कर चला गया। नागिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह तड़पने लगती है और वह गुस्से में राजमहल में ही पहुंच जाती है। जब राजमहल में जाती है तो नाग और राजकुमारी के शयन कक्ष तक भी पहुंच जाती है और वह उनके कमरे की दहलीज पर खड़ी होकर उन दोनों को प्यार की मुद्रा में देख लेती है। उनको प्यार की मुद्रा में देखते ही नागिन का गुस्सा प्रकोप रूप धारण कर लेता है और वह उस राजकुमारी को डसने के लिए जाती है। लेकिन जब वह राजकुमारी को डसने के लिए जाती है तो वह देखती है कि यह तो एक भोली भाली और मासूम है। इसने कोई गलती नहीं की। वह अपने पति से प्यार कर रही है। इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? अपने पति से प्यार करना एक पत्नी का हक होता है, उसका पूरा अधिकार होता है। मैं इस बेकसूर को मारकर पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। और वह यह सोचकर वापस चली जाती है। तब वह नाग की तरफ देखती है और सोचती है कि इस नाग ने मुझे धोखा दिया है, आज मैं इसको डस कर मार दूंगी। तब वह जैसे ही उसको डसने के लिए चलती है वह फिर सोचती है कि इसने जिंदगी भर मेरे से प्यार किया है और प्यार में मारना नहीं होता,
प्यार में तो त्याग करना होता है। नाग का भी कोई दोष नहीं, वह राजमहल की परिस्थितियों में फंस कर रह गया, जो मेरे पास नहीं आ पाया, और यह राजकुमारी से प्यार करने लग गया। और कहती है कि नाग तो आना भी नहीं चाहता था, मैंने ही उसे शादी के लिए मजबूर किया था, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। और वह यह विचार करने लगी कि कभी राजकुमारी की तरफ देखती है तो कभी अपने नाग की तरफ देखती है, कभी उनकी प्यार भरी मुद्रा को देखती है। अंत में वह एक फैसला लेती है कि राजकुमारी का बसा बसाया घर मैं नहीं उजाड़ूंगी, और अगर नाग को मैंने प्यार दिया है तो इसके बिना मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी, अगर मैंने इसे मार दिया तो। और वह नाग के प्यार को महसूस करती है और वह अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। फिर वह कभी नाग को तो कभी राजकुमारी को देखती है, कभी उनके प्यार को देखती है, कभी खुद को देखती है, तभी अपने नाग को देखती है। अंत में वह एक फैसला करती है कि मैं इन दोनों को जुदा करके किसी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ सकती। और नाग ने मुझे ज़िंदगी भर कितना प्यार किया है, मैं उसे सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं मार सकती, क्योंकि प्यार में तो त्याग करना होता है, ना कि मारना होता है। यह सोचकर वह नागिन दहलीज पर अपना ही फन मार मार कर अपनी जान दे देती है। और वह अपना फन तब तक मारती है जब तक वह लहूलुहान होकर अपना दम नहीं तोड़ देती। और अंत में वह अपना दम तोड़ ही देती है। जैसे ही वह अपना दम तोड़ती है, नाग एकदम झटके से उठता है और वह पागलों की तरह इधर उधर भटकने लग जाता है। उसे महसूस होता है कि जिंदगी में कुछ खो दिया है। तभी वह हक्का भक्का होकर दहलीज की तरफ जाता है। उसकी नज़र जाती है और वह देखता है कि यहाँ तो मेरी नागिन लहूलुहान होकर पड़ी है। और वह भागकर उसको अपनी गोद में उठा लेता है। गोद में उठाकर वह देखता है कि उसकी नागिन दम तोड़ चुकी है। तभी वह उसकी आंखें खोलकर देखता है, उसकी आंखों में सारी कहानी देखता है कि कैसे मेरी नागिन ने मेरा पल पल इंतज़ार किया और मैं नहीं जा पाया, कैसे वह मेरे प्यार के लिए तड़पती रही। फिर वह गुस्से में आकर मुझे मारना चाहती थी, परंतु वह मेरे प्यार को याद करती है और किस प्रकार कि नाग ने मुझसे प्यार किया, और वह अपने प्यार के लिए खुद को मिटा देती है। इस तरह नाग बहुत दुखी होता है और वह अपनी नागिन को गले और सीने से लगाकर चीख चीख कर रोने लग जाता है और बहुत ही तड़फने लग जाता है। उसको इतना गहरा सदमा लगता है, वह पागल हो जाता है और वह अपनी नागिन को गले में डालकर गली गली में घूमने लग जाता है और बोलता है कि हाय मेरी नागिन, हाय मेरी नागिन। कुछ दिन तक नाग गहरे सदमे में रहा, पर वो धीरे धीरे राजकुमारी और महारानी और महाराजा के प्यार के कारण ठीक हो जाता है। इच्छाधारी नाग अपने असली इंसान के रूप में भी रहता है और नाग के रूप को भी बड़ी इज्जत के साथ रखता है और अपने राज्य को संभालने लग जाता है। इस प्रकार दोस्तों, एक नागिन के त्याग ने पूरे राज्य को बसा दिया और एक खुशहाल जीवन दे दिया। नाग आज भी अपनी नागिन को याद करता है और उसके प्यार को महसूस करता है। वह अपनी नागिन को कभी नहीं भूल पाता, उसके त्याग को कभी नहीं भूल पाता। राजकुमारी भी नागिन का एहसान मानती है कि एक नागिन के कारण आज मैं सुहागिन हूँ और उस नागिन के कारण ही हमारा राज्य बसा हुआ है, खुशहाल है। नागिन के एक त्याग ने राजा की जिंदगी बचा ली, महारानी को विधवा होने से बचा लिया और राजकुमारी को भी विधवा होने से लिया। हंसी खुशी से एक पूरे राज्य को बर्बाद होने से बचा लिया और पूरा राज्य दोबारा से खुशहाल हो गया। राजा अपनी प्रजा का और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा। नाग कुछ दिन सदमे में रहा, परंतु उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि जो चला गया उसकी सिर्फ यादों के सहारे जीना सही रहेगा। उसने राजकुमारी का हाथ थाम लिया और वह अपने मानव रूप में ही जिंदगी भर रहा, अपने राज्य को बहुत ही खुशहाल किया। दोस्तों, यह कहानी सुनाते सुनाते दादाजी बहुत ज़्यादा रोने लगे, सिर्फ इसलिए कि ऐसी त्याग की भावना इंसानों में भी नहीं मिलती, परंतु जानवरों में मिल जाती है। दोस्तों,
कहानी पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और भी रुचिकर और काल्पनिक कहानियों के लिए, प्यारी प्यारी सच्ची कहानियों के लिए।